इस पे सिलेक्ट करना होगा क्या? से डोर कर दीजिए, क्लोज कर दीजिएगा जरा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास फिर से वहीं से स्टार्ट होगी जहां से हमने कल ड्रॉप किया था। तो आज हम फिर उसी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 है ना। तो इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था उसका ओवरव्यू पढ़ लिया है। ओवरव्यू के साथ साथ हम सेल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के सेल हो सकते हैं, उसमें हम डिफरेंशिएशन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और उसके साथ साथ हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में भी बहुत कुछ सीख लिया था। प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे उसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बहुत कुछ, ठीक है। और फिर हम मूव कर गए थे किसके साथ, मूव कर गए थे हम यूकैरियोटिक सेल के साथ। तो यूकैरियोटिक के साथ जब हमने मूव किया तो यूकैरियोटिक में हमने क्या सीखा कि उसकी सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है। तो यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन ये हमने कल देख लिया था। यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ हमने उसमें जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल का जो फॉर्मेशन है, तो प्लांट सेल का हम फॉर्मेशन किस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से उसमें प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट होती है। तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, उसके अंदर प्रेजेंट मिडिल लैमेला की बात करें तो वो सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वहीं मिडिल लैमेला से, जिसके बारे में कल ये बात की थी कि मिडिल लैमेला क्या होता है। मिडिल लैमेला एक वो लेयर है जिसे हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर मीन्स जिसे हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर किसकी सीमेंटिंग लेयर? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू नेबरिंग प्लांट सेल। जैसे कि अगर एक प्लांट सेल है हमारा ये है ना, और दूसरा प्लांट सेल है ये, तो इस प्लांट सेल के बीच में जो दो लेयर तुम्हें दिखाई देंगी, ये इस लेयर को हम सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। और इस सीमेंटिंग लेयर में ये क्या है हमारा मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने इसमें क्या क्या बताया था कि जो मिडिल लैमेला होता है, मान लिया कि ये एक मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला के ऊपर दोनों साइड ये सेल डिवीजन के समय ये कौन सी लेयर बनती है? इसे हम कहते हैं प्राइमरी लेयर। इसके ऊपर सेकेंडरी लेयर होती है और सेकेंडरी लेयर के ऊपर बनती है एक और लेयर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो ये किस चीज से बनी हुई होती है? हमारे कुछ प्रोटीन से और लिपिड से। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि ये मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मिडिल लैमेला दो अलग अलग टाइप के पैक्टेट से बनी होती है जिसका नाम है कैल्शियम पैक्टेट और कैल्शियम पैक्टेट के साथ साथ मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। अगर जब हम इन दोनों पैक्टेट की बात करते हैं तो
ये मिडिल लैमेला इस चीज़ से बनी हुई होती है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे कोई भी फ्रूट है, जैसे मैंने एप्पल लिया या कोई टोमेटो लिया या कोई भी अलग अदर फ्रूट लेते हैं, तो उसके अंदर जो मिडिल लैमेला होती है जब वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है, इसका मतलब क्या डीजनरेट हो रहा है, हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट डीजनरेट हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये डीजनरेट होते जाते हैं वो फ्रूट धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। जैसे कि टमाटो को अगर हम देखें तो टमाटो क्या होता है, धीरे धीरे और खराब होते हुए पिलपिला सा हो जाता है कुछ, है ना, कुछ उसी तरीके से। अब हम बात करें इसके प्राइमरी वॉल की। प्राइमरी वॉल क्या होता है, थोड़ा सा जवाब दें, कमेंट वगैरह भी करते रहा करें, मुझे पता चले कि क्लास कभी चल रही है या नहीं चल रही है, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं। अच्छा, प्लांट वाले पार्ट में जब हम लोगों ने ये पढ़ा है होगा, आप लोगों ने पहले भी इसके पहले प्लांट के कुछ पार्ट पढ़े हैं, तो तुम लोगों ने एक वर्ड का नाम सुना होगा, इंट्यूससेप्शन। पढ़ा है इंट्यूससेप्शन के नाम, इंट्यूससेप्शन। ये इंट्यूससेप्शन क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर हम क्या कहते हैं, तो ये एक इंट्यूससेप्शन एक प्रोसेस है जो प्राइमरी वॉल, ये जो हम जिस वॉल के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये हमारी प्राइमरी वॉल है, और ये इसके बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इंट्यूससेप्शन कहते हैं। ये इंट्यूससेप्शन किस तरीके से बनती है, इंट्यूससेप्शन सिंथेसाइज करती है न्यू मटेरियल को, सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। तो किस चीज़ का न्यू मटेरियल, किस चीज़ से बना होता है, सिंथेसाइज न्यू मटेरियल, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की और उसके अंदर पाए जाने वाले लिपिड्स की, है ना। यानी कि एक्सपांसन होगा, अगर एक्सपांसन करने के लिए, यानी कि प्रोटीन का अगर एक्सपांसन होगा जिनके बीच में दो हमारे पास सेल है और इनको एक्सपांड करने के लिए इस लेयर की जरूरत होती है, तो इससे क्या प्रोवाइड होता है, इस सिंथेसाइज करने की वजह से इस प्राइमरी वॉल प्रोवाइड करती है हमें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की वजह से उनके बीच में दो सेल के बीच में जो थोड़ा सा हमें गैप देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, उसी की वजह से ये ग्रो कर सकती हैं। यानी कि इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है और इट कैन ग्रो, यानी कि ग्रोथ में भी इसमें हेल्प होगी। तो ग्रोथ के साथ साथ हमने एक और प्रोसेस पढ़ी है, इंट्यूससेप्शन के साथ साथ प्राइमरी वॉल जब स्टार्ट होगी डिमिनिश होना, डिमिनिश मतलब इसमें डीजनरेट हो रही है, तो डिमिनिश होने की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी, डिमिनिश होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है आफ्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब हमारे परमानेंट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में डिमिनिश होना, यानी कि इस प्लेस को अगर मैं इस सेल को कहूं कि ये एक रिजिड तरीके से होने लगता है, तो ये दो सेल्स, इनको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी, डिफरेंशिएशन में इसमें प्राइमरी वॉल होती है, तो प्राइमरी वॉल को डिमिनिश होने करने के लिए दो वॉल होगी, कौन कौन सी, एक कौन सी सेल, सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक सेल और दूसरी है पैरेनकाइमेटिक सेल। है ना, और मेरिस्टेमेटिक सेल और पैरेनकाइमेटिक सेल हैव ओनली प्राइमरी सेल। तो ये प्राइमरी सेल के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। और अब सेकेंडरी वॉल के बारे में बात करें, ये जो हमने सेकेंडरी वॉल बनाई है, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस चीज से बनी हुई होती है, तो ये एक बनती है, ये हमारे
हमारे ये तो प्राइमरी वॉल आपने कैल्शियम पैक्टेट से देखी, ये हमारे एग्जिस्टेंस इलोंगेशन फेज का एक पार्ट है हमारे, यानी कि इलोंगेशन फेज करने के लिए, यानी कि प्लांट में हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स रिप्रेजेंट होते हैं प्लांट में इलोंगेशन के लिए। जैसे अगर उसके रूट में देखें तो उसके टिप में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। इस ऑक्सिन हार्मोन की वजह से उसकी प्लांट की ग्रोथ होती है। तो इस ग्रोथ के प्लेसेस पर भी हम ये देखते हैं कि सेल का क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। और सेल इलोंगेशन के टाइम पर ये सेकेंडरी वॉल थोड़ा सा क्या बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ती, यानी कि ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज, यानी कि किसके ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज, आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सेल के अंदर ही एलोंगेशन बनने की जो प्रोसेस है वो किसके हेल्प के थ्रू होती है, ये सेकेंडरी वॉल के थ्रू होती है। ठीक है, और एक आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड है जिसे हम अगर मैं बताऊं आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, तो ये सारे वर्ड आपको एनसीईआरटी के हर एक एक लाइन को मैं कवर करते चल रहा हूं, लेकिन उसमें एक लास्ट में ये जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम है प्लाज्मोडेटा। इसका नाम सुना है आप लोगों ने, प्लाज्मोडेमाटा का। प्लाज्मोडेमाटा एक्चुअली में क्या है, ये एक प्रकार का ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर मतलब ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कहां पर, ये दो सेल मैंने बनाई हैं, प्लांट सेल है ना, ये प्लांट सेल है। मिडिल लैमेला तो यहां पर प्रेजेंट थी इन दोनों के बीच में, और इन दोनों को भेदते हुए दोनों साइड से अगर दो सेल एक दूसरे के बीच में ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है इज नथिंग बट प्लाज्मोडेमाटा। ठीक है, और इसी ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम ये कह सकते हैं कि ये किसका एक्सटेंशन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेमाटा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक या दो बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, और एक या दो बार ही क्यों, अभी लेटेस्ट 2021 में ही ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लैमेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब क्या होता है यहां पर हमें क्लियर हुआ। अगर आपको बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि मेरे वर्ड छोटे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए जरा। चलिए अब हम बात करते हैं जो लास्ट में हमारा रह गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। कुछ आप लोग रिप्लाई देंगे तो मैं ज़्यादा क्लियरली आपको रिप्लाई दे सकता हूं कि क्या अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब तक हम आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे हैं अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम सबसे ज़्यादा कुछ मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन मॉडल एक्चुअली में और भी मॉडल होते हैं, या फिर इसी सिंगर एंड निकोलसन मॉडल को हम मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल? मोज़ेक मॉडल, MOSAIC, मोज़ेक मॉडल। और मोज़ेक मॉडल सिर्फ मोज़ेक नाम ही नहीं है, इसके साथ हम लगाएंगे फ्लूइड। फ्लूइड ही क्यों लगाना चाहते हैं? फ्लूइड मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मोज़ेक का मतलब क्या होता है हम यहां पर देखने वाले हैं। तो मोज़ेक का मतलब होता है मिश्रण, किसी भी चीज का मिश्रण। तो यहां पर किन चीजों का मिश्रण है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। यहां पर लिपिड्स की लेयर होंगी और उसके अंदर धसे हुए होंगे प्रोटीन्स, और ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड मैनर में क्या होते हैं, रहते हैं, जिसकी वजह से सेमी परमिएबल होता है, या फिर मैं उसे कहूं कि वो मेम्ब्रेन मूव करने के लिए उसके अंदर जो प्रेजेंट लिपिड हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, या फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। तो अलग अलग मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो लेयर है, जो दो प्रकार की लेयर मिलेंगी। कौन कौन सी? एक होती है इनर लेयर और एक होगी आउटर लेयर। इनर लेयर और आउटर लेयर। तो अब दो लेयर अगर आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब इसे हम कौन सा लेयर कहेंगे? ये होगी बाई लिपिड लेयर। मैंने कहा ना कि बाई लिपिड मतलब दो लिपिड की लेयर हैं। तो मोज़ेक मॉडल में लिपिड्स की लेयर होती हैं कितनी? दो बायलिपिड, दो लेयर होती हैं, इसीलिए हम इसे बायलिपिड लेयर कहते हैं। और ये साथ साथ एसिमेट्रिकल भी होती हैं। एसिमेट्रिकल लेयर, तो एसिमेट्रिकल लेयर के साथ साथ इसके अंदर मैंने कहा कि मोज़ेक मॉडल में, मोज़ेक का मतलब होता है मिश्रण, और ये जो मिश्रण है वो फ्लूइड के फॉर्म में है, यानी कि एसिमेट्रिकल और बायलिपिड। तो दोनों लेयर के अंदर, ये लिपिड्स की लेयर के अंदर क्या भरे? प्रोटीन्स भरे हुए होते हैं। तो मैं इसमें एक वर्ड और लिखूंगा कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड कहां पर? इन लिपिड्स। तो लिपिड्स के अंदर अगर एम्बेडेड हैं, इसीलिए हम इसे मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो मोज़ेक मॉडल का मतलब है मिश्रण, यानी कि एक प्रकार से अगर मैं कहूं कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, यानी कि सी ऑफ, यानी कि कंप्लीट सी मतलब एक हमारा ऐसा समुंदर है, कौन सा समुंदर? लिपिड का समुंदर, ठीक है। और उस लिपिड में छोटे छोटे प्रोटीन्स तैर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटीन तैर रहे हैं, इसका मतलब इसे हम एक वर्ड के नाम से जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग दैट फ्लोट इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये लाइन आप लोग याद रखेंगे। मैं यहां पर लाइन लिख देता हूं, प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग that float in the sea of phospholipids, ठीक है। तो ये लाइन डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्या है कि प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग, प्रोटीन्स क्या है? आइसबर्ग हैं। कौन कौन से, कैसे आइसबर्ग? यानी कि एक पूरा सी है किसका? फॉस्फोलिपिड्स की लेयर का, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स। तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे पास क्या था, कॉम्पोजिशन। लेकिन हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल कॉम्बिनेशन देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने ये कि प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कोई एंजाइम्स भी होता है, वाटर भी होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं तो कितने होते हैं, लिपिड्स होते हैं तो कितने होते हैं, और प्रोटीन्स में कैसा स्ट्रक्चर है, अगर मैं कहूं कि क्या वो एंजाइमेटिक हैं या स्ट्रक्चरल हैं या कैरियर प्रोटीन है, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीजें अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो रफ कर दूं इसे, चलो। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने कुछ चीजों के नाम लिए, क्या क्या हैं। सबसे पहले मैंने बात की प्रोटीन्स की, फिर बात की मैंने लिपिड्स की, फिर मैंने कहा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स भी हैं, एंड वाटर। विदाउट वाटर क्या कोई भी एंजाइम फ्लोट कर पाएगा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं इन सारी चीज़ों की। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका अमाउंट। तो कितने अमाउंट में ये दोनों हो सकते हैं, बाकी ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि वाटर और एंजाइम्स तो होते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट में एक शुगर का नाम याद रखना है जिसे मैं कहता हूं हेक्सोस शुगर। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट होती है हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर के साथ साथ अगर मैं बात कर रहा हूं लिपिड्स की, तो इसमें लिपिड होते हैं 20 से लेकर 80% तक। और मैं इस बात के बारे में आपको अभी से बता दूं कि ये 20 to 80% एक रेंज है। अलग अलग एनिमल में, प्लांट्स में, अलग लिविंग थिंग में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये एनिमल टू एनिमल ये डिफर कर सकती है। इसीलिए इसे हम एक रेंज के थ्रू लेते हैं कि 20 से लेके 80% तक क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, और लिपिड्स के साथ साथ इसमें कौन कौन से और लिपिड्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूंगा प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, दो बात हमें ध्यान रखना है। इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है इंटीग्रल या फिर मैं जिसे कहता हूं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब पेरिफेरल प्रोटीन्स की मैं बात कर रहा हूं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आउटर साइड होते हैं। जब मैं उसका एक स्ट्रक्चर बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम किसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं और किसे इंट्रिंसिक कह रहे हैं, है ना। तो उस इंट्रिंसिक को हम क्या कह रहे हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन्स हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक और दूसरा होता है इंटीग्रल। ठीक है, तो इंट्रिंसिक एंड इंटीग्रल, जिसे हम कह रहे हैं इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल तो एक ही होता है, इंट्रिंसिक के साथ साथ इसी को हम इंटीग्रल कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो ये दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्चुअली में ये क्या है, प्रोटीन्स हैं। और इसका काम क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बाद हम देखते हैं कि कुछ इसके हमें याद रखना है प्रोटीन के फंक्शन। किस में फंक्शन, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट
टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में प्रोटीन्स के यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बाद कुछ होते हैं जो हमारे किस तरीके से वर्ड में एक और कह सकता हूं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल होते हैं, एंजाइम होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इन्हें हम याद रखेंगे, स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक एंड कैरियर प्रोटीन। सॉरी, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्या कि एंजाइम्स हैं, वाटर है, हेक्सोस शुगर है, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स जैसे लिपिड्स हैं जिसका अमाउंट 20 से लेकर 80%, अच्छा प्रोटीन का अमाउंट भी 20 से लेकर 70% तक हो सकता है। ठीक है, तो जितने प्रोटीन्स होंगे और उसी अमाउंट में लगभग सेम रेशियो में होते हैं हमारे प्रोटीन्स भी। और दो प्रकार के होंगे, एक होगा इंट्रिंसिक और एक होगा एक्सट्रिंसिक। इसके बाद मैं आपको कॉम्पोजिशन के साथ साथ मैं इसमें एक जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हैं और जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कौन सी लिपिड्स की लेयर होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेयर, वो सारी प्लाज्मा, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेयर की जो हम बात कर रहे थे वो मैं इसके बाद जस्ट बनाकर आपको दिखाने वाला हूं। तो आप लोग अगर इसे नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, कोई कमेंट वगैरह करेंगे जिससे मुझे ये समझ में आए कि क्या क्लास चल रही है प्रॉपरली या नहीं। अगर क्लास प्रॉपरली चल रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं बात कर रहा था इस लेयर की। तो एक होती है प्राइमरी लेयर और एक होती है सेकेंडरी लेयर। तो इस लेयर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो इसमें दो टाइप की लेयर होंगी। कुछ इस तरीके से इस लेयर को हम बनाते हैं, 1 और सेकेंडरी, प्राइमरी यहां से भी नीचे की तरफ से ये दो लेयर होती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर हैं। ठीक है, और एक तरफ होती है, इसे मैं क्या कहूंगा, आउटर लेयर। तो ये एक कंप्लीट आउटर लेयर है और ये नीचे की तरफ जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये होगी हमारी इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में मैंने एक बात तुमसे अभी ये बताई कि इनके बीच में भरे हुए होते हैं क्या, प्रोटीन्स। तो ये कुछ बाहर की तरफ भी होंगे, कुछ अंदर की तरफ भी धसे हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर तक धसे हुए होते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूं बीच में। ये जो मिडिल लेयर आपको ये भी दिखाई दे, ये एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इन्हें हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इंटीग्रल प्रोटीन्स के बाद अगर मैं आपको बात कर रहा था कि किनकी, ये जो तो आपको लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो दो अलग अलग लेयर दिखाई दे रही हैं, जिसमें से इस लेयर की ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं टेल और ये है हमारा हेड। तो जो हेड होता है वो देखो, दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो इसे हेड जो होगा इसे मैं कहता हूं हाइड्रोफिलिक, और टेल जो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। तो इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया तो कि हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है और
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है। तो ये जो अंदर की तरफ है इंटीग्रल जिसे हम कह रहे थे, यही तो हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और ये जो लेयर के बाहर की तरफ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यही हैं हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेयर कैसी होती है। आप लोग जो आपके एनसीईआरटी में जो लेयर बनी हुई है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांसमेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, यानी कि अच्छा, ये जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन में एक प्रोटीन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये मतलब एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर तक जो दिखाई दे रहा है, इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर तक पूरे में फैला हुआ है। इसे मैं क्या कहूंगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की मैं जब बात कर रहा हूं तो ये कैसी प्रोटीन होती है, यानी कि एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर तक पूरे में फैली हुई होती है, और इनके बीच में है कोलेस्ट्रॉल की लेयर भी पाई जाती है जो मिडिल में प्रेजेंट होगी। तो ठीक है, ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी बुक में जो लेयर बनी हुई है उसमें आप लोग देखना कि एक में प्राइमरी प्रोटीन्स होंगे, एक में सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं, ये जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और कुछ नहीं, यही हैं हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स के साथ साथ शुगर भी अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेल की बात मैं कर रहा था कि ये होते हैं हाइड्रोफोबिक और ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। ये जो हाइड्रोफोबिक एक्चुअली में है, इन्हें हम स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन? स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन। अब इसमें से आपको एक पार्ट और मैं बताना चाहता हूं कि इसको रफ करने से पहले कि प्रोटीन्स और लिपिड में जो रेशियो होता है कितना हो सकता है। मैंने कहा लगभग सेम होता है, लेकिन इतना भी सेम नहीं है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में प्रोटीन और लिपिड की जो मात्रा होगी, इसमें 52% तक क्या होता है, प्रोटीन्स होंगे या लिपिड्स होंगे, बताओ जरा। इसमें 52% तक होते हैं प्रोटीन्स और 40% तक होते हैं लिपिड। ये 2021 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कई बार हमें कंफ्यूजन में हम ये बता जाते हैं कि लिपिड्स कैसे होते हैं। लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं 40% और प्रोटीन्स होते हैं 52%। तो इसका हम रिवर्स ना लिखें, क्योंकि कई बार हम क्या देते हैं कि जल्दी जल्दी में इन्हें हम कह देंगे 52 के प्लेस पर 40 और ये कह देंगे 40 के प्लेस पर 52। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना है कि प्रोटीन्स आरबीसी के केसेस में ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज, जिसमें गैसियस एक्सचेंज भी नहीं, जिसे मैं अगर डायरेक्टली वर्ड में कहूं तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द बॉडी, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है हमारे ऑक्सीजन। अच्छा, आप लोगों को इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड का नेचर किस तरीके से होता है, फ्लूइड का नेचर होता है उसके मूवमेंट के बेसिस पर। तो इसमें मूवमेंट के बेसिस पर भी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का मूवमेंट किस तरीके से होता है और लिपिड्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये प्रोटीन्स इसके अंदर धसे हुए हैं, तो जैसे जैसे प्रोटीन लिपिड्स का मूवमेंट होगा उसी तरीके से किसका मूवमेंट होगा, उसी तरीके से प्रोटीन का भी मूवमेंट होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं नेचर की, नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारा नेचर है इसमें प्रोटीन के बेसिस पर हम अलग देखें, प्रोटीन, और एक है लिपिड्स। तो प्रोटीन और लिपिड्स की जब हम बात कर रहे थे तो इसका मूवमेंट कैसा होता है, लेटरल मूवमेंट। तो लिपिड्स का भी लेटरल मूवमेंट, क्योंकि लिपिड्स जैसे जैसे मूव होंगे वैसे ही हमारे प्रोटीन्स मूव होंगे। कुछ इस तरीके से, लेटरल मतलब कुछ वन साइड से अनदर साइड, कुछ ऐसे ही मूवमेंट होते हैं। और लेटरल मूवमेंट के साथ साथ मैं बात कर रहा था प्रोटीन और लिपिड्स की, ये दोनों लेटरल तो होते हैं, लेकिन जब लेटरल करता हूं तो ये एक मूवमेंट और होता है जिसे मैं कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। तो इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में हम बात करेंगे सिर्फ लिपिड्स की, क्योंकि लिपिड्स ही एक और मूवमेंट करते हैं जिसे मैं कह रहा हूं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो ये फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका नेचर हो गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब फ्लूइड नेचर जब हमने बात कर ली है तो फ्लूइड नेचर किस किस चीज में हेल्प करता है, आखिर ये फ्लूइड नेचर होता ही क्यों है ना, तो किस में हेल्प करेगा, तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे होंगे आई होप। एक सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलो, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये फ्लो डायग्राम कंटिन्यूअसली बनाते जाइएगा। अगर ये कंटिन्यूअसली बनाते जाएंगे तो आपको कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी और इतने में ही आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होते चले जाएंगे। जैसे आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो न्यू क्वेश्चंस हैं, आप जिस बुक को रेफर करते हैं, किसी भी बुक को रेफर करेंगे इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन, तो किन किन चीजों में हेल्प होती है फ्लूइड नेचर होने की वजह से। तो सबसे पहला हेल्प होगी जिसकी हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन के बाद हम क्या किसकी बात करेंगे, सेल ग्रोथ की। जब सेल डिवीजन होगी तभी तो सेल ग्रोथ होगी, है ना। और सेल ग्रोथ के बाद हम थर्ड बात कर रहे हैं एंडोसाइटोसिस की। क्या आप लोगों ने इसका नाम सुना है कभी कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के बाद जब मैं सिर्फ एंडो की ही बात क्यों करूं, इसमें एक्सोसाइटोसिस भी हो सकता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस और साथ में इंटरसेल्युलर स्पेस या फिर इंटरसेल्युलर जो जंक्शंस होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए भी हमारे पास फ्लूइड नेचर होने चाहिए, है ना। तो इंटरसेल्युलर जंक्शन। तो एंडोसाइटोसिस किसके प्रकार के होते हैं, एंडोसाइटोसिस में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है फिनोसाइटोसिस, है ना। फैगोसाइटोसिस और दूसरा होगा फिनोसाइटोसिस। तो अब ये आप लोग मुझे बताएं कि फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस क्या होता है। तो फैगोसाइटोसिस की जब हम बात करते हैं तो जब कोई भी सेल यानी कि किसी भी सेल को कुछ ईट करना हो मतलब कुछ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं और उसको सॉलिड मटेरियल को ग्रैब्स करना होता है। यानी कि अगर कोई रॉ मटेरियल है, किसी सेल को डाइजेस्ट करना है तो डाइजेस्ट करने के लिए सॉलिड पार्ट को डाइजेस्ट करना होता है ना। मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से हो जाती है जैसे कि हम अमीबा में देखते हैं, तो अमीबॉइड स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा ही
ईटिंग होती है ना, इसीलिए हम इसे सॉलिड पार्ट में इसे फैगोसाइटोसिस का मतलब ही है, फैगो मतलब एनगल्फ कर लेना, एनगल्फ मतलब खा लेना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं। और जहां पर सॉलिड के प्लेस पर, इस सॉलिड के प्लेस पर मैं क्या कहूंगा, लिक्विड होगा, तो लिक्विड को हम क्या करते हैं, खाते तो है नहीं, है ना, तो सेल ड्रिंकिंग। तो इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है कि फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां कहां हेल्प करती है, इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एक पार्ट और हो सकता है इसमें, आई थिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि अगर ये फ्लूइड नेचर है तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, दो पार्ट में हो सकते हैं, या तो हम कहें एक्टिवली होंगे या फिर पैसिव होंगे, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं एक्टिव की बात करूं तो जो हम पढ़ते हैं मम्प्स के लिए, है ना, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि हम कहां कहां हेल्प करते हैं, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसका फ्लूइड नेचर होता है, तो वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है हमारे ग्रोथ के अंदर। चलो अब हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपको क्या लगता है क्या पढ़ना चाहिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम एक बार में ये पढ़ने वाले हैं कि एक होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली में है क्या, एक सिस्टम का नाम, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को अलग अलग भी पढ़ा सकता था, लेकिन अलग अलग पढ़ाने के प्लेसेस पर भी एक वर्ड आ जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो हमारे इंटरनल बॉडी से कनेक्टेड होता है ना, यानी कि इंटरनल सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जवाब दीजिए आप लोग कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले मैं बात करूंगा ईआर की, ईआर के बाद होगा हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के लास्ट में हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, और वैक्यूल्स के साथ साथ एक वर्ड और यहां पर रह गया जो छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों ने पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो तो बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है या सिंगल होता है या डबल होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है का मतलब है कि इसमें एक ही मेम्ब्रेन बाउंड हो, एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ही मेम्ब्रेन के साथ साथ। अब तुम कहोगे क्या सभी में ऐसा होता है, नहीं, सभी में ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है, सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस का, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंगल मेम्ब्रेन की, तो बाकी सारे ऑर्गेनेलीज जैसे राइबोसोम्स को और राइबोसोम्स को छोड़ दें तो ये बाकी सब कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के साथ साथ अगर मैं पूछूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसकी हेल्प से ये बनते हैं, तो ये अराइज होते हैं फ्रॉम
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे पार्ट में कनेक्टेड होगा। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इंक जरा डाल लूं। हाँ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूं, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप बताना चाहता हूं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप कैसा होता है? एक शेप होता है जिसे मैं कहता हूं ल्यूमिनियल फेस, है ना, ल्यूमिनियल फेस। और ल्यूमिनियल फेस कहां पर होता है? इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? ये स्पेस ये है, इसे मैं कहूंगा स्पेस होता है विद इन, यानी कि अंदर की तरफ। और ये होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल स्पेस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल स्पेस का मतलब है कि इसके दो टाइप के होते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब ये यहां पर होगा, आउटर स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि आउटर स्पेस या फिर स्पेस आउटसाइड में ऐसा लिख सकते हैं, स्पेस आउटसाइड। अब इन दोनों के बारे में मैं अभी एक बात ये बता रहा था कि ये कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और ये कहां से अराइज होते हैं? अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। और इसके तीन अलग अलग साइज भी होते हैं। कैसे साइज के बारे में मैं बात कर रहा हूं? ये तीन साइज में, जैसे तुम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये एक होता है सिस्टर्ने, एक होता है टिब्यूल्स और एक होता है वेसिकल्स। तो ये तीन साइज के होते हैं। क्या होगा? सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो ये तीन अलग अलग साइज के होते हैं। साइज मतलब मैं बात कर रहा हूं, ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेस्टाइकल। सिस्टर्ने कैसा होता है? अगर मैं सिस्टर्ने के बारे में बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो, ये होते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, टिब्यूल्स कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और वेसिकल्स होते हैं ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं सिस्टर्ने की, इनके ऊपर इस तरीके से कुछ प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें वेसिकल में और टिब्यूल्स टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए ये इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैटेगरी में आते हैं। जबकि इसके अंदर राइबोसोम्स ना होने की वजह से हम इसमें क्या कहते हैं? ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SER के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कैसा है? ये एक प्रकार से इसे हम क्या कह रहे हैं कि ये है हमारा सिस्टर्ने। सिस्टर्ने को अगर तुम एक वर्ड में कहना चाहो कि ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई कैसा देता है, तो ये है एक प्रकार का सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये सैक लाइक है, ये है हमारा ट्यूब लाइक,
और ये है ओवल शेप का, ओवल और रिंग शेप, है ना, दोनों भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बीच में स्पेस क्या क्या प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं RER और SER की, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा बताइए जरा। सबसे पहले सिस्टर ने के बारे में जब हम बात करें तो ये RER बनता है कंपोज फ्रॉम सिस्टर ने, लेकिन ये कंपोज किस चीज से बनता है, कंपोज होता है हमारे टिब्यूल से, टिब्यूल्स एंड जब हम बात कर रहे हैं वेसाइकल्स की, तो ट्यूब्यूल्स एंड जो वेसाइकल्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें फर्स्ट डिफरेंस ये देखने को, सेकंड डिफरेंस ये देखने को मिला कि इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं। राइबोसोम्स अगर यहां पर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये सिंथेसाइज किस चीज का करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन का, सिंथेसाइज प्रोटीन। लेकिन अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसाइज। तो हमारे पास फैट हो गया और लिपिड होगा। ठीक है, तो फैट और लिपिड का सिंथेसाइज करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये इनके प्लेस कहां पर होंगे, तो ये प्लेस जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस होते हैं, ये होते हैं सेंट्रिक, ये होते हैं सेंट्रिक, और इन्हें हम कहेंगे ये होंगे हमारे पेरिफेरल। ठीक है, तो एक ही बार में, एक ही बोर्ड में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में हम सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट है, ये हमारा एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो शेप होते हैं, एक होता है ल्यूमिनल फेज और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेज। ल्यूमिनल फेज मतलब ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा ये स्पेस, और ये आउटर स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, स्पेस कहाँ है, ये आउटसाइड है। ये तीन तरह के स्ट्रक्चर भी बनाता है, लेकिन तीन तरह के स्ट्रक्चर से पहले हम ये देख, सॉरी फॉर दैट ना, अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा कहां से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसके स्ट्रक्चर में हम देखें कि तीन टाइप के स्ट्रक्चर हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। तो सिस्टर्ने क्या होगा, सिस्टर्ने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ हमारे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। और जो ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स हैं, ट्यूब्यूल्स जो हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वेसाइकल्स जो हैं ओवल एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके चारों तरफ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या सिंथेसाइज करेंगे, ये सिंथेसाइज करेंगे हमारे लिपिड्स को और फैट्स को। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के बाद हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोगों ने सब कुछ जान लिया है। अगर मैं और भी थोड़ा सा SER बारे में, क्योंकि SER जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आ सकता है, तो ये मैं इसका एक फंक्शन और मैं आपको बता देता हूं। SER, इसके आप फंक्शन जानना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप लोग घर पे खाते होंगे, कुछ भी आजकल खा रहे हैं हम चाट में, चौपाटी में जाकर। ठीक है, चौपाटी के साथ साथ आप घर में भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, आजकल बीमारियाँ कितनी हो रही हैं। ठीक है, तो बॉडी में हम इतना सारा टॉक्सिक मटेरियल जो खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए जो SER है, सेल में प्रेजेंट SER,
वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आपके बॉडी में जो भी जितने टॉक्सिक मटेरियल हैं, ड्रग्स हैं, उसको क्या करेगा, उसको डिटॉक्स करने की कोशिश करता है। और आप लोगों ने एक और चीजें सुनी होगी, अगर हम प्लांट के केसेस में भी सुने, जिसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पाया जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी SER का ही एक एग्जाम्पल है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब हम पढ़ते हैं, जब हम मसल्स के बारे में मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में, तो उसमें ये आपको एक जगह देखने को मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैं फिर वहां पर आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो जो SER के बारे में है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिटॉक्सिफिकेशन का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ER आपको कंप्लीट हो गया होगा। और जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी एक प्रकार से एक्सटेंशन होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो उसके आगे जो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कर पाए, वो गोल्जी बॉडी करेगा। इसीलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें क्या क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चर भी तुम्हें आपको सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, और टिब्यूल्स के साथ साथ अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा है? वेसाइकल्स। और एक और पार्ट जिसे मैं बात कर रहा हूं, वैक्यूल्स की। ये चारों पार्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है? ये एक प्रकार से न्यूक्लियस से दूर होते हैं। न्यूक्लियस के दूर हो, और यानी कि न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा हम आगे की तरफ देखें तो बनता है गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस में जो सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है कुछ इस तरीके से, तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके दो फेज होते हैं। एक फेज को हम कहते हैं सिस फेज, एक होता है सिस फेज, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कॉनकेव फेज। कॉनकेव फेज। तो एक जो सिस फेज है वो कुछ इस तरीके से आपकी गोल्जी बॉडी बनेगी, देखो ऐसा है ना। तो एक पार्ट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका एक पार्ट का किस तरफ से प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं कॉनकेव फेज या फिर मैच्योरिंग फेज, है ना। तो कॉनकेव या मैच्योरिंग फेज जो होता है वो किसके साइड होगा? ये होता है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जबकि जो सिस फेज होता है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होगा। तो इसे मैं क्या कहूंगा? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इस बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि गोल्जी बॉडी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि गोल्जी बॉडी में जो वेसाइकल्स होते हैं, वेसाइकल्स, ये इन वेसाइकल्स की बात कर रहा हूं, ये वेसाइकल्स ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहां पर ऐसा। और इसके अंदर जो भी मटेरियल है इन्होंने कहां से लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया, और इसके अंदर करके और यहां पर करते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन करने के बाद जो भी हमारे पास न्यूली वेसाइकल्स जो तुम्हें देखने को मिलेंगे, न्यूली वेसाइकल इसके दूसरे साइड में हम ये पैक करके आगे पहुंचाते हैं। यानी कि जिन इनके पास जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को ये क्या करेंगे? पैक करते हैं, पैक करके आगे पहुंचाते हैं। इसका काम है उसको रिसीव करना। किस चीज को? इन वेसाइकल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रिसीव करते हैं। कहां से? इसीलिए ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पहले क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रिसीव करेंगे, रिसीव करने के पैकेट के फॉर्म में उसे मॉडिफाइड करके और आगे की तरफ सेंड करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हो गए, एक होंगे प्राइमरी वेसाइकल्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी वेसाइकल्स। तो प्राइमरी वेसाइकल्स एक्सेप्ट करना है, उन्हें
मटेरियल कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर से, और पैक करके और जब मॉडिफाइड हो जाए उसे आगे सेंड करने के लिए पैकेट के फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेसाइकल। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की। अब हम लाइसोसोम कर रहे हैं तो एक्चुअली में लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं कुछ ऐसे एंजाइम जो करेंगे ब्रेक। किस चीज को ब्रेक करना है, वो डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं, आरएनए को ब्रेक कर सकते हैं, प्रोटीन को ब्रेक कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रेजेंट एमाइलेज को ब्रेक कर सकते हैं, लिपिड्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर लिपिड्स को ब्रेक कर सकते हैं इसका मतलब है कि ये हमारी चीज़ों को ब्रेक करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और कोई भी चीज़ अगर जब डाइजेस्ट होती है तो हम क्या जानते हैं उसके बारे में, डाइजेशन के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि डाइजेस्ट करने के लिए हमें करना होता है ब्रेक, और ब्रेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंजाइम की। तो जो वेसाइकल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमेशा कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब इनका पीएच कैसा होगा, एसिडिक होने वाला है। और ये क्या क्या डाइजेस्ट करते हैं, इस बात के बारे में अगर मैं कहूं कि ए होगा डीएनएस, आरएनएस, ठीक है। तो डीएनएस होता है, आरएनएस होता है, और इन दोनों को मिलाकर मैं एक और वर्ड लिख सकता हूं, इन्हें हम न्यूक्लियेजेस कहते हैं। ठीक है, डीएनए आरएनएस के साथ साथ मैंने कहा कि ये होते हैं प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ये इन्हें हम कहेंगे प्रोटीएजेस। और प्रोटीएजेस के बाद मैंने कहा कुछ अमाइलेज हैं, एमाइलेज, और एमाइलेज के साथ साथ लिपिड्स को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कि लाइपेजेस। एक बात ध्यान में रखना, ये जो भी हम सफिक्स की बात कर रहे हैं, सफिक्स कौन सा है, ये जिसमें एज लगा हुआ है। तो जितने भी एज लगे हुए होते हैं ये एक्चुअली में होते हैं एंजाइम, है ना। और एंजाइम के बारे में जब भी अगर हमें पहचानना है कि, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम जब एज हम देखते हैं तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि ये एंजाइम्स हैं। न्यूक्लियस जो हैं डीएनएस और आरएनएस दोनों से मिलकर हम उसको एक वर्ड में, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, इनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, है ना, डीएनए को। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स के ही नेम हैं। यानी एसिडिक कैसा होगा, पीएच कैसा, पीएच लो पीएच। अब लास्ट में बात करेंगे हम वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स कैसे होते हैं, वैक्यूल्स के भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक मैं कहूँगा एक सेफ वैक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, दूसरा होता है फूड वैक्यूल्स जो होता है प्रोटिस्ट में फूड को स्टोर करने के लिए, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है अमीबा में, है ना, ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए। तो अगर मैं कहूं कि तीन अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं वैक्यूल्स में, तो वैक्यूल्स की अब हम बात कर लेते हैं। कितने टाइप के बताए मैंने, तीन अलग अलग टाइप के, तीन अलग टाइप के, यानी कि राउंड एंड ओवल शेप में ये प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले तो मैं इसका शेप लिख देता हूं कि ये होंगे राउंड एंड ओवल शेप।
अच्छा, इससे पहले वाला पार्ट रिपीट कर दूं क्या? किसकी बात कर रहे थे? थोड़ा सा मैं आप लोग आपका चैट नहीं देख पाया। गोल्जी अपैरेटस का? सलोनी वर्मा। अगेन एक मैसेज और कीजिए कि आखिर कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसे रिपीट कर देता हूं। ओके ओके, ठीक है। तो जब अब मैं बात कर रहा हूं वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सैप वैक्यूल, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और तीसरा, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है ये पाया जाता है अमीबा में, और ये सैप वैक्यूल्स पाया जाता है प्लांट्स में। और ये थर्ड पार्ट है जिसे मैं कह रहा हूं फूड वैक्यूल। तो जो फूड वैक्यूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं और प्लांट वैक्यूल्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सैप वैक्यूल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे प्लांट्स में, और प्लांट्स में पाए जाने के बाद ये कितना परसेंट होता है? ये 70 टू लेकर 90% पार्ट तक ये वैक्यूल्स अपने पूरे पार्ट को कवर करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं किसमें? अमीबा में। तो अमीबा जो होता है, आप देखते होंगे कि अमीबा कैसा होता है कि जैसे ही किसी भी पार्ट को अगर उसे एनगल्फ करना हो तो अपने पार्ट को वो सूडोपोडियल स्ट्रक्चर में अपने सरफेस को अंदर की तरफ धंसा लेता है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करके उस फूड मटेरियल को स्टोर करने की कोशिश करेगा। तो ये अमीबा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाता है। और फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्ट में। ठीक है, तो ये फूड स्टोर प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्ट में, जो कि किस काम में आते हैं? फूड के स्टोरेज करने के काम में आएंगे। तो जो सैप वैक्यूल होता है, अगर मैं सिर्फ सैप वैक्यूल्स की बात करूं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? 70 टू लेकर मैंने 90% तो कह दिया कि प्लांट्स में सैप वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं प्लांट सेल का, ये देखो ये उसकी मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यहां पर वैक्यूल्स जो होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर 70 टू लेकर 90% तक उसके पार्ट को कवर कर लेते हैं। 70 टू लेकर 90% के साथ साथ ये यहां पर ही प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल सैप वैक्यूल सैप, है ना। वैक्यूल सैप के साथ साथ इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है H2O, मिनरल्स, है ना, और मिनरल्स के साथ साथ कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी। एक्सक्रीटरी वेस्ट का मतलब जो सेल डाइजेस्ट करने के बाद आपका जो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वो भी हमारे इसी वैक्यूल में स्टोर होता है ना। और इस मेम्ब्रेन के बारे में अगर मैं कहूं कि ये एक प्रकार से किस चीज से बने हुए होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये जो सैप की मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सैप ये भी एक कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, है ना, TONO। ये इस मेम्ब्रेन की बात मैं कर रहा हूं, TONO, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये भी कैसी होगी? सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल ये वाला पार्ट होगा। अगर मैं इसमें बात करूं कि ये प्लांट में कहां पर होती है, तो ये काम करती है हमारे ऑस्मो रेगुलेशंस में। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी ऑस्मो रेगुलेशंस में काम करते हैं। इसीलिए ये मैंने प्लांट सेल में इसलिए बताया क्योंकि सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट ही कहां पर होते हैं? प्लांट सेल में। अब बताएं कि वैक्यूल सैप के बारे में और क्या समझ में नहीं आया है,
तो मैं इसमें और चीज़ें को ऐड कर सकता हूं। फिर जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तो एक्चुअली में, और जो क्लोरोप्लास्ट हैं हमारे ह्यूमन सेल में भी, जो ये दो स्ट्रक्चर हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये कैसा नेचर रखते हैं, प्रोकैरियोटिक का नेचर रखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो नेचर रखते हैं, इसीलिए हम इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मतलब यूकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स वाले कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि ऐसा पहले कहानियां कहते थे किस चीज में, कि कुछ यूकैरियोट सेल वालों ने क्या ले लिया, एनगल्फ कर लिया था किसे, प्रोकैरियोट्स को, और उसी के अंदर वो डेवलप हो गए। एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम ये सिर्फ जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों के प्लेसेस पर ये कैसा बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं एक प्रोकैरियोटिक फीचर की तरफ। मैं यहां पर वो थ्योरी लिखूंगा तो तुम्हें एक तुरंत क्लिक होगा कि हम उसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कह रहे हैं, क्योंकि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरो है ना, ये इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनका बिहेवियर होता है, ये मतलब मैं इनकी बात करूं तो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इनका जो फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स फीचर होते हैं, प्रोकैरियोटिक फीचर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट फीचर है, ये तो जबकि हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोट्स पढ़ने के साथ साथ प्रोकैरियोटिक फीचर्स जो होते हैं, इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये होते हैं डबल सर्कुलर डीएनए। इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, डबल सर्कुलर डीएनए। कैसे, कुछ इस तरीके से डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। इसमें प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं अपने खुद के राइबोसोम्स। अगर खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्या, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ सिंथेसाइज। इन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कि इनसे हमें प्रोटीन्स लेना है ना। इनके अंदर आरएनए भी जो प्रेजेंट होता है, आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड यहां पर प्रेजेंट होगा, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है। अब इन चारों के बाद आप क्या बता सकते हैं कि डबल सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, सिंगल आरएनए प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होंगे, इसके बारे में अगर मैं कहूं कि इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी प्रेजेंट होगी, वो भी बनी हुई होती है प्रोटीन्स की, है ना। आउटर मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है प्रोटीन्स की ही बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ साथ अगर मैं कहूं कि क्या ये सेमी परमिएबल होते हैं,
तो हाँ हो सकते हैं। ये डिवाइड किस तरीके से, अगर मैं कहूं कि ये डिवीजन किस तरीके से होते हैं, तो ये बाइनरी फिजन करके डिवीजन इनका होता है, यानी कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब डिवाइड लाइक बैक्टीरिया, है ना। मैं ऐसा लिख देता हूं, डिवाइड लाइक बैक्टीरिया। तो ये हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि ये दोनों कैसे रिलेशन होते हैं। इसके रिलेशन में हम बात कर रहे थे कि ये बैक्टीरिया की जैसे खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, डबल सर्कुलर डीएनए होता है। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना के बताऊं, मैं डिवाइड लाइक बैक्टीरिया को इस साइड लिख देता हूं, ठीक है, डिवाइड लाइक बैक्टीरिया, और इस तरफ से आपको मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो आपको ज्यादा मुझे समझ में आएगा। ये हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसे मैं कहता हूं ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, है ना। और इसके अंदर एक और प्रेजेंट होती है जिसे मैं कहता हूं ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक डेंस मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स के साथ साथ सिंगल स्टैंडर्ड मैं बात कर रहा हूं आरएनए भी प्रेजेंट होंगे। आरएनए के साथ साथ अगर मैं कहूं कि इसका जो स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी हम बात कर रहे थे मेम्ब्रेन की, किस मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका शेप क्या होता है, ये एक प्रकार का, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिस्टरने टाइप का है, यानी कि सिस्टरने नहीं होता। यहां पर हम वर्ड को में कंफ्यूज ना हो, ये सिस्टरने नहीं, ये होता है क्रिस्टी शेप का, है ना। स्पेलिंग कई बार क्या होता है कि एक जैसा देखने को मिलती है तो हम उसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये जो फोल्डिंग्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं एक्चुअली में ये क्रिस्टी है। मैं इसे लेबलिंग कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया मेरा आउटर मेम्ब्रेन, ये हुई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ये इन दोनों के बीच में जो तुम्हें स्पेस दिखाई दे रहा है ये हो गया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं अपने खुद के राइबोसोम्स जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। और इसके बाद ये जो लिक्विड डेंस मैट्रिक्स लिक्विड होता है इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा। इतनी सारी चीजों के साथ ये हमारा क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और ये किसी भी प्रकार का कोई भी, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो ये बहुत जल्दी स्टेन नहीं करता है ना, तो बहुत जल्दी स्टेन नहीं करता है। ये बताया किसने था, जॉनस जर्म ने। ये हम ग्राम स्टेनिंग वगैरह जो करते हैं ना तो उसमें भी हम ये इसे इजीली स्टेन नहीं कर पाते हैं, है ना। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को, नॉट स्टेन्ड इजली। जॉनस कहते हैं, जॉनस जर्म, ठीक है। तो इस बारे में जब हमें ये समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का लगभग क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, प्रोकैरियोट्स का बिहेव करते हैं। अगर मैं बात करूं तक तो मैंने बताया कि इंटर मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारे एंडल का गल्फ करने के लिए है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन उसमें हमें प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत होगी। लेकिन एक और ज़रूरत मैं बात कर रहा हूं मैट्रिक्स की,
तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स किस चीज में काम में आता है, तो एक्चुअली में मैट्रिक्स में पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं एंजाइम्स, और इस एंजाइम्स में क्या क्वालिटी होती है क्या करने की, ये जो हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की, है ना। तो क्रेब्स साइकिल जानते हो क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जो जब हम पढ़ रहे होते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है, तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्रेब्स साइकिल, जब हम उसे केल्विन साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, इस एंजाइम कहां से पाए जाते हैं, ये कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते हैं। और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ये जो पार्ट होता है, इस मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ये अंदर की तरफ, क्योंकि मैंने कहा इसे किस शेप में है, क्रिस्टी शेप में, क्रिस्टी शेप, तो जो ये क्रिस्टी शेप है, इसका एक पार्ट जो इसमें एंजाइम्स होते हैं, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और एक बाहर की तरफ धंसा हुआ होता है, और ये हमारी क्या है, मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन में जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उसे हम F0 कहते हैं, F0 या F0 कह सकते हैं, और इसे आप कहते हैं F2 स्ट्रक्चर, जो और इसी में बाउंड होता है ATP, यानी कि ATP को सिंथेसाइज करने के लिए ये जो किस में है, ATP को सिंथेसाइज कौन करता है, तो ये जो हमारा क्रिस्टी जो है, इनर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, यही है ATP सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो ATP को सिंथेसाइज कौन करता है, हमारा F2 स्ट्रक्चर। तो F2 में ATP कैसे बना, ATP बनाने के लिए हमारे पास एक आयन होगा, एक फॉस्फेट और ADP, यानी कि उसके साथ साथ ये मैट्रिक्स में ये सारे एंजाइम्स इससे लेकर, यानी कि अंदर से लेकर FO से लेकर F2 तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसी से हम बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां पर लिख दूं, इनर मेम्ब्रेन जो है क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे बनती है, एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। कैसे बनेगी, यहां F0 से एंजाइम्स लेकर और F2 में उसे हम वाइंड अप करते हैं, जो ATP के फॉर्म में उसे रिलीज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा बच गया है प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स के साथ साथ एक पार्ट और जिसे मैं कहता हूं ल्यूकोप्लास्ट, जिस अब हम साइटोस्केलेटन का सिस्टम जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ये चैप्टर सेंट्रियोल और न्यूक्लियस, यानी कि थोड़ा सा और पार्ट है इसके बाद पढ़ने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो हमें आधे घंटे और लगेगा, आधे घंटे करीब, जिसके बाद हम इस पार्ट को हम पूरा कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे न्यूक्लियस में, साइटोस्केलेटन सिस्टम में, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो भी हमारे पास बची हुई हैं हम उनको देखेंगे, और इसके बाद हम मूव करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से सभी पहले से भी फैमिलियर हैं, अगर पहले से पढ़ा होगा तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने अगर पहले कभी नहीं भी पढ़ा है इस चैप्टर को, तो भी आप उस फेज को पहुंच जाए, उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचे कि आप क्वेश्चंस को डील कर सकें। तो इतना पढ़ाने के बाद आप किसी क्वेश्चंस को उठाएंगे तो इनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है। आप ये कोशिश करें कि एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रीड करें, जो भी चैप्टर इस दिन पढ़ाया जा रहा है। आज जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, जैसे इस एंडोबायो पढ़ाया, तो इस थ्योरी के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी में लाइंस हैं, जो फिगर आउट हैं, उनको आप एक या दो बार उसे पढ़ें, और फिर जो भी डाउट होता है पूछें। आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। है कोई डाउट, कमेंट कर सकते हैं। सलोनी, कमेंट प्लीज।
ओके, आई थिंक कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो क्लास के स्टार्टिंग में ही जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप प्रीवियस क्लास का कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और जो आप क्लास का ही नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हैं, जो आपने पहले से भी पढ़ रखे हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं, तो उसे हम यहाँ पर भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अच्छा, कोई डाउट है क्या? ओके, तो फिर बाय, कल मिलते हैं। और इसी आप लोग हाँ, तो कल मिलते हैं। आप जो भी डाउट हो तो वो उसे नोट डाउन करके रखिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसे डील करेंगे। ओके, थैंक यू।